दिशा गार्डन से सीधा अपने रूम में चली गई। अपने शॉल को एक तरफ फेंकते हुए वह बेड पर लेट गई। अभी भी उसकी आंखों से निकलते आंसू तकिए को भिगो रहे थे। तभी दिशा ने कोई आहट महसूस की और तुरंत ही अपने आंसुओं को पोंछ लिया। कमरे में दिशा का भाई वेद आया था। वेद ने दिशा को सोते हुए देखा तो उसके सिरहाने जाकर खड़ा हो गया और दिशा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, दीदी मैं जानता हूँ अभी आप रो रही थीं। मेरे आते ही आपने आंसुओं को पोंछकर सोने का नाटक करने लगीं। पर दीदी आपने ही ना मुझे सिखाया है कि हम अपनी ज़िंदगी के नए चैप्टर को तब तक नहीं शुरू कर सकते जब तक हम पुराने चैप्टर को पढ़ना बंद ना कर दें। माँ बताती है कि आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, पर क्या हुआ है यह मैं नहीं जानता। और दीदी आप कितनी स्ट्रांग हो ये मैं जानता हूँ। फिर आप यूं रोते हुए अच्छी नहीं लगती। भाई होने के नाते इतना ज़रूर कहूँगा कि कभी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ। वेद की बातें सुनकर दिशा अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराने लगी तो वेद भी हंसते हुए दिशा के गले लग गया। इतने में वेद का फ़ोन बजने लगा। वेद ने फ़ोन तो उठाया पर नाम देखते ही फ़ोन काट दिया। दिशा ने आंखें छोटी करते हुए कहा, भाई साहब चुपके चुपके किसका फ़ोन काटा जा रहा है। इस पर वेद ने मुंह बनाते हुए कहा, आपकी दोस्त नव्या का बार बार कॉल आ रहा है। माँ ने मना किया फ़ोन उठाने से, इसलिए मैं बार बार काट दे रहा हूँ। यह सुनते ही दिशा ने नफरत से अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और दांत पीसते हुए बोली, अब क्या बाकी रह गया है उसका, और वैसे भी वो तुम्हें क्यों फ़ोन कर रही है। वेद फ़ोन चलाते हुए बोला, उन्होंने शौरी के लगभग 1000 मैसेज किए हैं, आपसे बात करना चाहती हैं वो, पर कह रही हैं कि आपका फ़ोन स्विच ऑफ है, लगता है डिस्चार्ज होगा। लाइए मैं चार्ज में लगा देता हूँ, आप सोकर उठेंगी तो चार्ज रहेगा। दिशा अलमारी के उस हिस्से की तरफ देखने लगी जहाँ उसका हैंडबैग हमेशा टंगा रहता था, पर वो जगह खाली थी। हैंडबैग का ख्याल आते ही उसने अपना माथा पीट लिया। वह सिर पर हाथ रखते हुए बोली, उफ मेरा हैंडबैग तो उस होटल में ही छूट गया, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है कि मेरा बैग कहाँ होगा। वेद ने परेशान होते हुए बोला, दीदी बैग में कुछ ज़्यादा सामान तो नहीं था। दिशा का चेहरा लटक गया। उसने बुझे हुई आवाज़ में कहा, नहीं भाई बस फ़ोन ही था जो ज़रूरी लगता था, अब नहीं मिलेगा शायद। अब तो मिल ही जाओगी। भारद्वाज मेंशन के आलीशान स्विमिंग पूल के किनारे बैठे विराज ने दिशा के फ़ोन को देखते हुए कहा। स्विमिंग पूल के नीले पानी की तरह उसकी आंखें भी एकदम नीली झलक रही थीं। इस वक्त विराज ने सिर्फ टॉवल लपेट रखा था। उसके शरीर पर पानी की बूंदें धूप में झलक रही थीं। स्विमिंग के थोड़े ही दूर पर कुछ बॉडीगार्ड हाथ बांधे खड़े हुए थे। विराज ने उन्हीं में से एक बॉडीगार्ड को आवाज़ दी, भीमा जरा मेरा फ़ोन लाना। विराज फ़ोन लगाकर किसी से बात करने लगा। कल दोपहर नियॉन नाइट्स बार में मिलो। विराट ने फ़ोन वापस भीमा को पकड़ाया तो भीमा ने उसे याद दिलाते हुए कहा कि सर आज शिप से माल आया है, उसके क्लाइंट भी कल मीटिंग करने वाले हैं, आप अपना शेड्यूल एक बार चेक कर लीजिए। इस पर विराज ने कहा, क्लाइंट से मीटिंग भी उसी बार में हो जाएगी, क्लाइंट को वेन्यू और टाइम भेज दो। विकास की बात सुनकर भीमा ने अपना सिर झुकाया और सीधे वहां से अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। दिशा के फ़ोन गायब होने से उसे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। वो एक साधारण सा फ़ोन इस्तेमाल करती थी। इसके कॉन्टेंट लिस्ट में भी बहुत कम लोग थे, पर उसकी सैलरी से अब एक खर्चा और बढ़ गया था। पूरे दिन वह सारा टेंशन छोड़कर सोती रही। मौसी ने भी उसे जगाना ठीक नहीं समझा, हालांकि उसकी आज की क्लास मिस हो गई थी। शाम को विक्टर दिशा से मिलने आया तो दिशा ने फ़ोन गायब होने के बारे में बताया। ये सुनकर विक्टर ने दिशा को एक साधारण सा फ़ोन दे दिया। नव्या दिन भर वेद को मिस कॉल देती रही और दिशा से एक बार बात करने के लिए रिक्वेस्ट करती रही, पर दिशा ने उससे बात करने के लिए सीधे मना कर दिया था। फ़ोन आने पर भी वेद गलती से भी दिशा के सामने नव्या का नाम नहीं ले रहा था। अगली सुबह दिशा यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी और वेद भी नीट क्लास के लिए तैयार हो गया था। मौसी टेबल पर नाश्ता लगा रही थी, तभी विक्टर भी दरवाजे खटखटाने लगे। मौसी ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, विक्टर हमेशा तो दरवाज़ा खुला रहता है, फिर भी खटखटाने की आदत तुम्हारी जाती नहीं है। विक्टर,
अभी मेरे को हैबिट हो गया है तो क्या करूं। मौसी विक्टर का भी नाश्ता लगाते हुए बोली, विक्टर आज दिशा को तुम यूनिवर्सिटी छोड़कर हमें मार्केट लेते चलना, कुछ घरेलू सामान लाने हैं। यह बोलकर मौसी किचन में चली गई और विक्टर जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करने लगा। तभी उसकी नज़र दिशा पर पड़ी। उसने हैरान होते हुए कहा, दिशा बेबी, ये सूट से हुडी बदल लिया। गॉड प्रॉमिस ये खतरनाक लुक लगता। विक्टर की बात सुनकर अपना बैग उठाते हुए बोली, कल की यूनिवर्सिटी क्लास भी मिस हो गई थी, इसलिए आज जल्दी निकलना है। इतना बोलकर दिशा बाहर खड़ी टैक्सी में जाकर बैठ गई, पर विक्टर अभी भी नाश्ता ख़त्म कर रहा था। अगले 5 मिनट में भी जब विक्टर बाहर नहीं आया तो दिशा दोबारा टैक्सी से उतरकर अंदर गई और नाश्ता करते हुए विक्टर को ज़बरदस्ती खींचते हुए टैक्सी तक ले गई। टैक्सी में विक्टर के बैठते ही वेद भी ड्राइवर सीट के बगल में बैठ गया। विक्टर मुंह लटकाए हुए टैक्सी चलाने लगा और लगातार दिशा को सुनाने लगा, बूढ़ा शरीर है अपुन का, वहीं मार्केट में बेहोश हो गया तो ये दिशा बेबी पेट भर खाने को भी नहीं देता। विक्टर की बकबक सुनने से दिशा का दिमाग पक चुका था। उसने अपने कानों में ईयरफोन लगाकर खिड़की के बाहर अपनी नज़र टिका ली और वेद विक्टर की बातें सुनकर हंसता जा रहा था। वेद को उसके कोचिंग पर उतरने के बाद विक्टर ने दिशा को उसके यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दिया और तुरंत ही घर वापस चला आया। दिशा ने अपने सिर पर हुडी का कैप पहन लिया और दोनों हाथों को पॉकेट में डाले हुए क्लास की तरफ बढ़ गई। आज उसे यूनिवर्सिटी का माहौल काफ़ी बदला बदला नज़र आ रहा था। हर कोई बार बार उससे आकर पूछ रहा था, आर यू दिशा, और दिशा के हाँ जवाब देने के बाद वह मुस्कुराकर चला जा रहा था। यूनिवर्सिटी में आने के बाद दिशा तो कुछ पल के लिए कंफ्यूज सी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पूरी यूनिवर्सिटी के लोग कैसे जानने लगे हैं। होटल वाली बात इतनी भी बड़ी नहीं थी कि पूरी यूनिवर्सिटी में लोग उसे पहचानने लगें। फिर आखिर हुआ क्या है? हद तो तब हो गई जब क्लास के प्रोफेसर ने भी उससे वही क्वेश्चन पूछा कि आर यू दिशा। इस बार दिशा हैरानी में पड़ गई थी। हर कोई उससे बातें करना चाहता था पर दिशा सबसे भाग रही थी। क्लास खत्म होने के बाद दिशा कैंटीन में जाकर बैठ गई। वहां उसने अपने लिए बादाम शेक ऑर्डर किया और अपना फ़ोन स्क्रॉल करने लगी। अचानक उसकी उंगलियां फ़ोन पर चलते चलते रुक गईं। उसने सामने देखा तो नव्या आकर बैठ गई थी। उसकी आंखें काफ़ी सूजी हुई थीं। दिशा ने उसे देखकर ऐसा बिहेव किया जैसे उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा हो। नव्या को पता था कि उसका कुछ भी बोलना दिशा को असर नहीं करने वाला है। उसने अपने फ़ोन में चुपचाप यूनिवर्सिटी की साइट खोलकर दिशा के सामने कर दी। दिशा ने एक बार तो उसका फ़ोन देखकर इग्नोर किया। फर्स्ट साइट पर अपने नाम की पोस्ट देखकर वह हैरान हो गई। वह फ़ोन उठाकर देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह यूनिवर्सिटी का कौन सा ट्रस्टी है जिसने उसके बारे में पोस्ट किया है और उसके पोस्ट करते ही उससे बदतमीजी करने वाले सीनियर को रिस्ट्रिकेट कर दिया गया है। दिशा को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाला आखिरी ट्रस्टी था कौन? दिशा ने नव्या को घूरते हुए कहा, कौन है यह ट्रस्टी? जहां अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया वहां यह मेरे नाम की पोस्ट डालकर बैठे हैं। नव्या ने कुछ सोचते हुए कहा, कोई विराज भारद्वाज हैं, मुझे इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। दिशा ने होठों को गोल करते हुए खुद से ही कहा, ओह, लगता है इन्हें अपना रेपुटेशन बनाना था। दिशा के एक सवाल पूछे जाने के बाद नव्या के अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई थी कि शायद दिशा उससे बात करना शुरू कर दे। वो कान पकड़कर बोली, दिशा मुझे माफ़ कर दो, तुम चाहे मुझे जो भी सज़ा दे दो वह मंजूर है, पर मुझसे बात करना बंद करो प्लीज़। दिशा, तुम जानती हो मुझे यहाँ की सीनियर से कितना डर लगता है। उन्होंने ही मुझे भड़काया था कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो लोग मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे, पर मुझे उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए था। मुझे लगा था कि वो ड्रिंक शायद कुछ हल्का नशा जैसा होगा, पर इतना सब कुछ हो जाएगा मुझे नहीं पता था। दिशा ने अपने गुस्से को समेटते हुए कहा, अगर 1 मिनट के अंदर तुम यहाँ से उठकर नहीं गई फिर उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम खुद होगी। नव्या दिशा के गुस्से को देखकर घबरा गई। वह दोबारा कोई भी ड्रामा नहीं चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप कैंटीन के बाहर आ गई। अभी वह कैंटीन के बाहर आई थी कि शान्य और टीना की टीम ने उसे घेर लिया। नव्या का दिल चाह रहा था कि वह
सान्या और टीना को एक एक थप्पड़ लगा दे, पर वह कुछ नहीं कर पा रही थी। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा हुआ था और सारा गुस्सा अपने बैग पर ही उतार रही थी। सान्या ने नव्या को एक फूल देते हुए कहा, लो नव्या, तुम्हारा आज का ढेर। यह सामने वाला गेट देख रही हो ना, इस गेट से जो बंदा सबसे पहले आएगा तुम उसे जाकर फूल दोगी और आई लव यू बोलोगी। यह सुनकर नव्या ने कैंटीन के अंदर बैठी दिशा को देखा। नव्या की आंखों में आंसू भर गए थे। मैं खुद को हेल्पलेस महसूस कर रही थी। नव्या ने लगभग रोनी आवाज़ में कहा, पर आपने तो कहा था कि अगर मैं दिशा को यह ड्रिंक पिला दूंगी तो आप कभी भी डेयर नहीं देंगी। यह सुनकर सारी लड़कियां हंसने लगीं। टीना नव्या का बाल सहलाते हुए बोली, क्यूट गर्ल, हमने कब ऐसा कहा? कोई राइट प्रूफ है क्या? बिना टीना का जवाब सुनकर सारी लड़कियां एक बार फिर से हंस पड़ीं। नव्या को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने इन लोगों के बहकावे में आकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दे दिया था। नव्या ने मुड़कर दिशा को देखा तो दिशा शेक पीने में मशगूल थी। दिशा नव्या को ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे नव्या को वह देखी ही न हो, पर असलियत में दिशा को नव्या के साथ की जा रही बदतमीजी पर गुस्सा आ रहा था। दिशा के इग्नोर होने वाले बिहेवियर को देखकर नव्या ने भी गुस्से से टीना के हाथ से फूल छीना और जाकर गेट के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। सान्या की फ्रेंड ने उससे कहा, यार वो रो रही है, रहने देना। इस पर सान्या लगभग उसे डांटते हुए बोली, तुम जैसों के ही कारण यह जूनियर हमारी इज्जत करना भूल गए हैं। इस पर वह लड़की भी तेज आवाज़ में बोली, परसों रात दिशा के साथ तुम लोगों ने जो कांड किया था उसमें फंसने से बाल बाल बची हो तुम लोग, फिर से वही नागिन वाला काम शुरू कर दिया तुम लोगों ने। वह तो अच्छा हुआ कि यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी विराज भारद्वाज ने विक्टिम में तुम लोगों का नाम नहीं मेंशन किया था, वरना उस लड़की के साथ साथ तुम लोग भी रिस्टिकेट हो जाते। इस कांड में तुम दोनों पूरी तरह शामिल हो, यह बात पूरा यूनिवर्सिटी जानता है। उस लड़की की बात सुनकर सान्या हंसते हुए बोली, तुम कितनी भोली हो, विराज मेरा नाम क्यों डालेगा? टीना और नहीं तो क्या? विराज सान्या के पापा के फ्रेंड का लड़का है और सान्या बचपन से विराज को पसंद करती है। सान्या ने टीना की बात पूरी करते हुए कहा, विराज भी मुझे पसंद करता है। यह बात सुनकर वह लड़की ताली बजाते हुए बोली, तब तुम्हारे पास फुल राइट है रैगिंग का, लेकिन मुझे क्लास अटेंड करनी है, आई सी यू सून। यह बोलकर कुछ लड़कियां क्लास अटेंड करने चली गईं, पर कुछ टीना और सान्या के साथ रुककर नव्या की रैगिंग देख रही थीं। थोड़ी देर बाद गेट से एक लड़का जो फॉर्मल ड्रेस में था वह अंदर आ रहा था। सारी लड़कियां उस लड़के को देखकर खुद के चेहरे ठीक करने लगीं। टीना उस लड़के को देखकर बोली, नव्या अगर इसे प्रपोज करोगी तो पक्का ये उसका मजाक बनाएगा, उसका ईगो देखो, और ये बेचारी नव्या को देखो। ये बोलकर वो मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। नव्या ने जैसे ही उस लड़के को आते देखा उसने मुड़कर टीना और सान्या की तरफ देखा। शायद वह अब उसे यह सब करने से रोक दे, पर उल्टा वह दोनों उसे प्रपोज करने के लिए कर रही थी। नव्या ने गहरी सांस ली और फूल को कस के पकड़ लिया। जैसे ही वह लड़का अपने बालों में उंगलियां फिराते हुए गेट से अंदर आया, नव्या उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और आंख बंद करके उसने लड़खड़ा के जुबान से आई लव यू बोल दिया। वह लड़का अचानक किसी लड़की के ऐसा बोलने पर एकदम शॉक हो गया। वह आंखें छोटी करके नव्या को देखने लगा, पर नव्या ने अपनी आंखें डर के कारण बंद की हुई थीं। टीना और सान्या उस लड़के के रिएक्शन का इंतजार कर रही थीं, जबकि दिशा टीना और सान्या को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। उसे नव्या की ऐसी हालत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भले से नव्या ने उसके साथ कुछ भी किया हो, पर दिशा को इतना तो समझ में आ रहा था कि नव्या का दिल साफ है और वह इस कांड में सिर्फ उसके सीनियर्स का हाथ है। पर नव्या ने जो भी किया वह सही नहीं था और उसकी सज़ा उसे इस रैगिंग से मिल चुकी थी। उसकी सूजी हुई आंखें देखकर दिशा समझ गई थी कि नव्या उसकी टेंशन में चैन से सोई नहीं है। टीना और सान्या के साथ साथ दिशा भी उस लड़के के रिएक्शन का इंतज़ार कर रही थी। तो दोस्तों, इस वीडियो का अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। आखिर अगला रिएक्शन उस लड़के का क्या होगा आगे, ये जानने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें।